A very good morning to all present here and a very warm welcome. Today's session is on parenting and it will be presented to you by the renowned psychologist Dr. Rashmi Sonia. Parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social and intellectual development of a child right from infancy to adulthood. Good parenting happens when a person creates for a child a stable and nurturing home environment, is a positive role model and plays a positive and active part in a child's life. In order to raise your child in the most proper way, parents should be patient in handling their child and supportive even if the child is unable to excel. Through good parenting skills, a tremendous successful impact on the child can be reached. Thank you. A person creates for a child a stable, nurturing home environment, is a positive role model, and plays a positive and active part in a child's life. With these positive thoughts in mind, I would like to request and invite Dr. Rashmi Sonia to start today's session. Please clap for her. My renowned psychologist, Dr. Rashmi Sonia, and now Sumbul ma'am will sing a song for you all. And after that, we'll start our program. Good morning, everyone. I'd like to present a few lines on a very melodious tune, that is Meri Maa. Maa, Meri Maa, Pyari Maa. मेरी माँ प्यारी माँ, हाथों की लकीरें बिगड़ जाएंगी, गम की ये जंजीरें बिगड़ जाएंगी, हाथों की लकीरें बिगड़ जाएंगी, गम की ये जंजीरें बिगड़ जाएंगी। प्यारी माँ, हो माँ, प्यारी माँ। Thank you so much. पहुंच जाएगी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कैंपस में, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में जिसका शीर्षक हम लोगों ने रखा है पेरेंटिंग, द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर का, प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ दिस स्कूल, जिन्होंने मुझे मौका दिया। पहले भी ईश्वर की दया से और आपके सौजन्य से मुझे मौका मिला है इस स्कूल में आने का, बचपन स्कूल में आने का, पेरेंट्स से इंटरैक्ट करने का, टीचर्स से इंटरैक्ट करने का, बच्चों से मिलने का। और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला है। तो सेशन की शुरुआत तो आपने बड़ा कॉन्शियस कर दिया, लाइव टेलीकास्ट अभी चल रहा है, मतलब यहाँ बड़े जो है ना, तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल का, हमारे मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर का। और मुझे मौका पहले भी मिल चुका है आपके स्कूल में आने का, बचपन में भी मैं बच्चों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से मुलाकात मेरी हुई है और आज भी मुझे ये मौका दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। आप सब इतने सुंदर मौसम में, जहाँ घर में आप बैठ के चाय पकौड़े का आनंद ले सकते थे, तो आप जो है
बड़ा दुर्लभ हुआ होगा आपके लिए आना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप आए हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। पहले तो ये बताइए, मज़े की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि आप में से कितने लोगों ने जब बारिश हो रही है यार प्रोग्राम क्या होगा, छुट्टी करो, घर में बैठो, ऐसा कितने सोचा? बिल्कुल ईमानदारी से, देखिए सर ने हाथ उठा दिया, ये बात। उसके बाद धड़ा आपके पास मैसेज आने शुरू हुए होंगे, आ जाइए प्रोग्राम हो रहा है, गेस्ट आ गए जी। हम शायद 9:45 बजे आ गए थे। सो आई एम वेरी डिसिप्लिन अबाउट माय टाइम। आप भी आए, तूफान आए, और भगवान की तरफ से चलिए कार से आए, लेकिन अगर कार से नहीं भी आना होता तो भी हम पहुँच गए होते क्योंकि भाई प्रोग्राम है, सर ने बुलाया है और पेरेंट्स से मिलना है तो पहुँचना है। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग की शुरुआत ऐसे करते हैं, पेरेंटिंग का मतलब क्या हुआ? भाई आपको टॉपिक दिया गया होगा, आप सब इस शीर्षक को सुन के आए होंगे, बुलाया गया होगा, तो आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पेरेंटिंग? हाँ बताइए। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करता है, कैसे उनकी केयरिंग करता है, कैसा एटमॉस्फेयर दे रहा है, किस तरह से बच्चे को देखता है और किस तरह से उसका पालन पोषण करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हम से ही कहना था कि उसका कैसे मतलब कि उसकी पढ़ाई के लिए ताकि वो आगे बढ़ के जब में जाए तो अपना वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी, वो ताकि अपनी एक शख्सियत बना सके, अपनी एक पहचान बना सके। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। सब ठीक है ना? आप बोलते हैं अच्छा, कोई बात नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई बात। तो पेरेंटिंग बहुत अच्छा बताया है आप लोगों ने। ऐसा होता है कि पेरेंटिंग जो है, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि परवरिश, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे की परवरिश जो है वो कैसे की जाए। तो ये तो खैर हाल बेहाल जो है कि हम लोगों के यहाँ इंडिया में कॉन्सेप्ट एक शुरू हुआ है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग या पेरेंट एजुकेशन करके, कि परवरिश के लिए शिक्षा देना कि भाई बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। तो अगर हम लोग अपने ज़माने याद करें, आप अपने ज़माने याद करिए कि उस समय क्या ऐसी कोई चीज़ होती थी, एक संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादा दादी चाचा ताऊ ताई सब एक साथ रहते थे, और बच्चे को दिक्कत हुई तो वो अगर माँ बाप के पास समय नहीं है दौड़ के चला गया, चाची के पास चला गया, ताई के पास चला गया, उनसे कह दिया, बड़े बच्चे होते थे, कजन वगैरह होते थे, उनसे जाके अपनी दुख दर्द कह लिया, शेयरिंग कर ली, मार पीट लिया, तो सब सॉल्व हो जाता था। मगर धीरे धीरे समय के साथ हमारे समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आए, हमारे परिवारों में परिवर्तन आए, और जब ये पेरेंटिंग की बात शुरू हुई, जब वर्कशॉप्स होने लगी, कार्यशालाएं होने लगी, इन पे लेक्चर्स होने लगे, केवल हम ही नहीं हैं, बहुत से हैं एक्सपर्ट्स जो इस टॉपिक पे लेक्चर्स देते हैं स्कूलों में, इन पे भाषण होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं पूरी दिन की। तो कई पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई तो ये सामने निकल के आया, पेरेंट्स ये सोचते हैं यार परवरिश को लेके हमें क्या ट्रेनिंग मिलने वाली है, हमने बच्चा पैदा किया, हमें पता है, हम माँ हैं, हम बाप हैं, हमें मालूम है हमें कैसे बच्चे को बड़ा करना है। तो इसमें कोई हमें कौन बताने वाला है तीसरा आदमी कि हमें बच्चे का कैसे लालन पालन करना है, हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे पीटना नहीं है, हमें उसे केवल प्यार करना है। यार ये खोपड़ी में बात समझ में नहीं है। ऐसा आया था मेरे पास, ऐसे मतलब इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आ गए थे कि हमें आप कौन है बताने वाली कि हमें परवरिश कैसे करनी है। तो ये सवाल भी, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था। बट ग्रेजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया, जैसे संयुक्त परिवार टूट गए, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म है। बहुत कहीं रेयर आपको कहीं दिखने में सुनने में आएगा हाँ भाई अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं, मगर उसमें भी जो है अलग अलग सब अपने अपने परिवार में अलग अलग अपने से ही वो लगे पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद चेंज ये आया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, सिंगल फैमिलीज हो गई, उसमें भी परिवार में दोनों माता पिता वर्किंग हो गए, क्योंकि समाज जो है इतना एडवांस हो रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उसमें जब तक दोनों माता पिता काम करने के लिए नहीं करते तो शायद परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है और हर माता पिता चाहता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालें, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें, और केवल ना केवल शिक्षा दें
बल्कि उनको वो हर तालीम दें, हर चीज़ में उनको एक्सपर्ट करें, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, डिबेट हो, या और भी जितने भी आपकी जो टैलेंट्स हैं उनमें हम उनको एक्सपर्ट करें। मैडम आप लोग भी बैठ जाइए प्लीज़, खड़े बैठे, आई विल बी फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, प्लीज़ बैठे। तो ये बात आने लगी कि भाई पेरेंट्स अगर अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं और बाकी सब चीज़ों में भी उनको तालीम देना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, दोनों माता पिता का काम करना ज़रूरी है। तो दोनों माता पिता, सही बात है, वर्किंग हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार आज हैं जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग हैं। तो उसमें ये होने लगा कि परिवार में बच्चे जो हैं वो अकेले रहने लगे, या अकेले जो है वो जब स्कूल से आने लगे तो घर में कोई नहीं मिलता है, तो अपने आप ही जो है वो खाना वाना गर्म करके खा रहे हैं और उसके बाद अपने आप ही खेल रहे हैं, अपने आप ही अपना होमवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और शाम होकर जब माँ या माता पिता, जब दोनों में से कोई आता है, तब उनके पास समय थोड़ा बहुत जो भी रहता है उसमें वो अपने बच्चों को वो देख पाते हैं। उसके बाद एक चीज़ जब ग्रेजुअली ये भी आ रहा है, और मेरे ख्याल से आप सब इस चीज़ से वाकिफ हैं, कि धीरे धीरे करके सिंगल चाइल्ड फैमिलीज भी हो गई, जहाँ पे शायद एक ही बच्चा है परिवार में, है ना? आप सब इस बात से वाकिफ हैं और इस बात को मान रहे हैं कि जहाँ अब ये भी हो रहा है, अब तो ये भी रिसर्च हो गई, रिसेंट रिसर्चेज ये प्रूव कर रही हैं कि आने वाले समय में शायद अब बच्चे होए भी ना, ऐसा भी, ये भी रिसर्च हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स और इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे समाज में कि शायद हम लोग अब माता पिता ऐसा सोचते हैं कि भाई फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और हम अपना करियर बना लें। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ 35-35 साल के लड़का लड़की हो गए हैं, माता पिता मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, एंड दे आर नॉट प्लानिंग। और जब पूछो कि भाई आपने प्लानिंग नहीं, तो नहीं मैडम अभी तो हम लोग पहले सेटल हो जाएं, अभी हम लोग आपस में ही अंडरस्टैंडिंग कर लें। 14-14 साल शादी को हो गए, उसके बाद अलग होने का सोच रहे हैं। सो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, इतनी ज़्यादा उलझने अब परिवारों में और जिंदगियों में आ चुकी हैं कि ऐसे में हम कहीं ना कहीं बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, उनकी अच्छी परवरिश के लिए ज़रूरी है, उनको एक बेहतर अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से बोझिल होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हमें एहसास हर बात का है, जो मैं आपसे आज बात करने जा रही हूँ वो सब आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी की भागदौड़ में ये जो रैट रेस है, जो मैड रेस है, इसमें हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, उनका एहसास कम होता जा रहा है। तो परवरिश या पेरेंटिंग जो है बेसिकली ये नहीं है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, जी वो पढ़ाई नहीं करता, जी वो उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है ना, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो आगे कौन सी स्ट्रीम लेगा, आगे वो क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ेगा, तो हमें कैसे उसको बताना चाहिए, हमें कैसे उसको गाइड करना चाहिए। माफ़ करिएगा, पेरेंटिंग परवरिश केवल इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है मगर केवल इससे संबंधित नहीं है। परवरिश का मतलब है, पेरेंटिंग का मतलब है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का मतलब है कि हम एक बच्चे को, अपने बच्चे को हम अच्छी शिक्षा तो दें, मगर साथ ही साथ हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करें, या हम उसकी परवरिश किस तरीके से करें जिससे हम उसको एक अच्छा इंसान बना सकें। ठीक है, अगर आप आज की तारीख में अभी इस वक्त अपने मन में थोड़ा सा अपने आप को टटोल करके देखने की कोशिश करेंगे, तो आप अल्टीमेट गोल आपका अपने बच्चे के लिए मेरे ख्याल से ये होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि अभी वो एक अच्छा इंसान बनता है। अगर बहुत सोच के बोले, अगर तुरंत पूछा जाता है किसी भी पेरेंट से, तो इसका जवाब है हाँ भाई अच्छा करियर हो जाए, अच्छी नौकरी पा जाए, ये है आपका गोल। लेकिन आप थोड़ा सा अगर मनन करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो शायद ये आपका सेकेंडरी गोल हो जाएगा और पहला लक्ष्य आपका हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान है। और वास्तविकता ये है माय डियर पेरेंट्स कि आज की तारीख में ये सही बात है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। रिसर्च ये बात प्रूव कर चुकी है कि हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम और आप जो हुए अपने ज़माने में बच्चे जो हम लोग हुए, तो हम लोग बॉर्डर किस्म के थे, हम लोगों को खूब रगड़ना पड़ता था, खूब मेहनत करनी पड़ती थी, खूब रटना पड़ता था, तब हम लोग जाके कहीं किसी जगह पर पहुँच सके। मगर आज का बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, आप देखिए 2 साल का बच्चा, 2.5 साल की लड़की
मोबाइल चला रही है, स्क्रॉल कर रही है, यूं गैलरी खोल के तुरंत आपको फोन में दिखा देगी। अब तो भाई भैया ये कैसे, अगर बिटिया हमको भी बताए कि कैसे खोला, गलत तो नहीं कह रहे। छोटे से छोटा बच्चा आज सारी टेक्नोलॉजी वो जानता है, आपसे बेहतर जानता है कि हमें कैसे जो है उसको यूज करना है। दे आर बिकमिंग, या आज का बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो जनरेशन है आज की, दे आर वेरी मच कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट, IQ उनका बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एज पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा कॉग्निटिवली या IQ बढ़ाने में आपको मेहनत नहीं करनी है। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आप ये सोचें कि नहीं भाई बच्चा हमारा अच्छा करने लगे, हमारा अच्छे मार्क्स ले आए, ऐसा नहीं है। मार्क्स वो जरूर लाएगा, मगर अगर नहीं ला रहा है और आपका बच्चा इंटेलिजेंट है ना, आप में से कई लोग ये भी जानते समझते नहीं हमारा बच्चा देखिए इतनी मेहनत करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो जब पढ़ने बैठता है तो मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और वो रट भी लेता है और याद करके सुना भी देता है, मगर फिर भी मार्क्स इतने बढ़िया नहीं आते, फिर भी बहुत अच्छा नहीं करता है, ऐसा होता है ना। तो हमें ये समझना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने बच्चे को उसके एकेडमिक फ्रंट में या उसके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हमें अपनी मगजमारी नहीं करनी। हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि हमें अपने बच्चे के जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, जो उसका मानसिक विकास है, जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है ना, एक मानसिक स्वास्थ्य होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य एक होता है ना, बच्चा फिजिकली फिट है, उसकी हाइट अपने एज के हिसाब से हो, उसका वेट अपने हिसाब से हो, वो फिजिकल फिट हो, उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। एक तो फिजिकल फिटनेस आप ये देखते हैं, समय समय पर जाकर उसका चेकअप कराते हैं, खांसी बुखार हो जाए उसे दिखाते हैं। मगर क्या कभी आपका बच्चा जब कभी उदास बहुत दिन रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है ना, या वो बहुत झूठ बोलने लग रहा है, कुछ ये सब तकलीफें आती हैं ना बच्चों में, झूठ बहुत बोलता है या बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बहुत गुस्सा आने लग रहा है, चीजें तोड़ता है, आपको चैटबैक करता है, आपको जवाब देने लग रहा है, आपकी बात नहीं सुनता है, ऐसा होता है नहीं होता है? तो कभी आपने ये जानने की कोशिश करें कि भाई ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्या कहते हो या पेरेंट्स क्या कहते हैं? बड़ा बदतमीज हो गया, निहायत बदतमीज हो गया, मालूम नहीं कहाँ से सीख के आता है, मालूम नहीं कौन सी संगति रख रहा है, उज्जट हो गया है, ये बिल्कुल बात नहीं सुनता, अब इसको पनिश करना पड़ेगा। और आप लोग क्या करते हैं, माता पिता अक्सर क्या करते हैं, अपने गुस्सा जब आ जाता है आपको, आपकी बात नहीं सुन रहा, एक दिन सुन लिया, 4 दिन आपने देख लिया उसको, 5वें दिन जब आपकी बात नहीं सुन रहा, ले दनादन पीटो। और खास करके माएँ क्यों घर में देखिए हंस के उनकी हंसी दिखा रही है, पीटो से पीटो, अरे पढ़ता नहीं है, कमरे में बंद कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। आपने उसको उठाकर पीटना शुरू कर दिया। और माताओं का तो एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा होता है, आने दो तुम्हारे पापा को, वही तुम्हारी खबर लेंगे, आने दो तुम्हारे पापा को। मतलब आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली में आप बच्चे को क्या संदेशा दे रहे हैं, बच्चे को संदेशा दे रहे हैं हम नहीं तुमको हैंडल कर पाएंगे, मतलब तुम चढ़ जाओ, सारे दिन हमारे ऊपर चढ़ जाओ, हम तुमको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पिता तुमको हैंडल करेंगे। तो बच्चा जो है जब पिता आने वाले होते हैं तो बहुत बढ़िया बैठ जाता है पढ़ने के लिए, तो समझ गया पिताजी आ गए, माँ शिकायत करेगी। तो आप देखिए बच्चों में क्या हो रहा है, बिटिया बैठी हुई सुन रही कि माता जी कौन है, बस इतना जाके आपकी कमल देखा, मैडम कह रही थी देखा, मैं ऐसे करके कि बच्चों को चलिए। एनीवेज तो हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बेटा बाहर खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पहले ही सर से रिक्वेस्ट कर ली थी दैट आई डोंट वांट दैट चिल्ड्रन शुड, बिकॉज घर जाके देखिए बच्चे बहुत अलर्ट हैं और बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हैं। घर जाके आप ही को सुनाएंगे, मैडम कह रही थी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मेरे पास केस आए हैं बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, आप मुझे डांट रहे हो मैं जाके शिकायत कर दूंगी। तो बच्चे दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि मम्मी जो है वो तो कह देती कि भाई पापा को आने दो, वही तुम्हारी खबर देगी। अब पापा बेचारे जो है थके टूटे आए है ना, वो तो शाम को बेचारे अपने ऑफिस से वैसे ही झाड़ बाड़ खा के आ रहे हैं, तो अभी क्या है, अब वो बच्चे की खबर लेंगे या पहले अपनी खबर लेंगे? तो अब बच्चे को या तो वो पीट देंगे उठा के, अगर गुस्से में आ गए बाहर का गुस्सा घर में निकाल दिया, उसको डांट दिया, उसको फटकार दिया।
और नहीं तो क्या करेंगे कि माँ को झाड़ देंगे, एक जबरदस्ती क्यों बच्चे को डांटती रहती हो, बच्चे को चिल्लाती रहती हो, छोड़ दो, करने दो, कर लेगा, इस तरीके से। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम माँ की सुने कि हम पिता की सुने, है ना। तो हमें एक तो पेरेंटिंग में, परवरिश में थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं कि हम अपने बच्चे को सारा दिन में किस तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके का हम उसके सामने अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी बात फैक्ट है कि हर बच्चा जो है वो माता पिता को कॉपी करता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस वे में उस चीज़ को वो अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना इन बातों को। आप देखिएगा, जैसे पापा करते हैं वैसे करेगा, वैसे बोलेगा, या माँ जैसे कर रही है तो बिटिया वैसे ही उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करती है। तो यू बिकम द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो जाते हैं और बच्चे जो है आपके व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, आप दिन भर में अपनी वाइफ के साथ जिस तरीके का आपका कम्युनिकेशन रहता है, आप जैसी बातें करते हैं, अगर आप ध्यान से कभी सुने तो आपको मजा भी बहुत आती है बच्चों की ऐसी बातें सुन के कि वो जब अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो वो आपका डायलॉग यूज कर रहे होते हैं। अब मुझे अचानक तो ऐसे याद नहीं आ रहा कि पापा, जैसे पापा को सुना है उसने बात करते हुए, वो अपने दोस्त के साथ वैसे ही बोल रहा हो। या लड़की अगर है तो माँ जैसे बोल रही होती है, माँ ने जैसे उसके साथ व्यवहार किया है वो अपने दोस्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों के सामने हम किस तरीके का व्यवहार शो करें। यहाँ पे नर्सरी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स कौन से हैं? नर्सरी। और क्लास 6 के कौन से हैं? 6 का कोई नहीं है। 2, 3, अच्छा ठीक है, बाकी तो बाकी क्लासेस में बैठे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जो भी हमारी बात सुन रहे हैं तो सबको सादर प्रणाम और सादर नमस्ते हमारा। तो यहाँ मैं ये इसलिए जानना चाह रही हूँ कि नर्सरी क्लास के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, तो आप लोग में से कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अभी नए माता पिता बन गए, है ना। पहला बच्चा है आपका, और मेरे ख्याल से 3रे 4थे में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो शायद आपका ये 2nd बच्चा होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो ये छोटे बच्चे हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि हम छोटे बच्चों के साथ हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे व्यवहार में या उनकी हैंडलिंग में हमारे धीरे धीरे करके जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें हमारा परिवर्तन आना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं, जैसे आपका क्लास 6 में अगर बच्चा है तो 6 में किस उम्र का होगा, या माता पिता जो है वो प्रिंसिपल को अप्रोच करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल के पास जाना चाह रहे हैं, कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई बात अपनी करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं है। वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, नहीं जी अभी बहुत बिजी हैं, आप 10 दिन बाद आइए, अपॉइंटमेंट दीजिए, ये करिए वो करिए। तो इस तरीके का स्कूल में माहौल जो होता है, ये भी हमें जो है पेरेंट्स या फैमिली और स्कूल में एक रिलेशनशिप बनाने में हमारी मदद नहीं करता। तो मेरा स्कूल से भी निवेदन है, पेरेंट्स टीचर से भी निवेदन है कि जब कभी कोई पेरेंट आए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको खुले हाथों से, खुले मन से, खुले दिमाग से उनको अप्रोच करें कि पेरेंट अगर कुछ कह रहे हैं तो हम उनकी बात को समझने की कोशिश करें, उनकी बात को समझकर उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करें, और अगर अथॉरिटी से कंसर्न मैटर है तो हम वहाँ तक उनकी बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फैमिली में, बच्चे के परिवार में और स्कूल में जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक तालमेल बिठाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये नहीं होगा तो बच्चे जो है, हमारा बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि घर में कुछ बताया जाता है और परिवार में और स्कूल में कुछ बताया जाता है। तो ये तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो ये कनेक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ। हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पर और लड़का, लेकिन लड़का जो है जिसको हम कह सकते हैं कि इतना खराब संगत में पड़ गया, शुरू से क्लास 10 ऑनवर्ड्स वो इतनी खराब संगत में पड़ गया, उसके बोर्ड खराब हो गए, फलाना ढिकाना व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, सब गड़बड़ हुआ। घर में डिसिप्लिन के नाम पर बाप जो है वो आंख दिखाते हैं, जूते से मारते हैं, ठीक है, खाना पीना उसका बंद कर दिया, पॉकेट मनी बंद कर दी, सो कॉल्ड डिसिप्लिन। आप समझिए जो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है, खाना पीना बंद कर दिया उसका, कोई खाना नहीं देगा, 4 दिन इसको खाना मत दो, घर में रूल पास कर दिया, ठीक है।
इसका पॉकेट मनी बंद कर दो, बहुत उजाड़ू हो गया है, बहुत अय्याश हो गया है। ओके, जो चीजें डिमांड कर रहा है कुछ मत लाके दो, कुछ मत करो। उसके बाद जब उस पर भी नहीं सुधरा, उस पर भी जब और ज्यादा हद से ज्यादा सीमा से पार उसकी हरकतें होंगी, उसके बाद बाप ने जो है जूते चप्पल से मारना शुरू किया, डंडी बेल्ट उठाई और आप यकीन मानिए बेल्ट से बेतों से उसको मारना शुरू किया। एक दिन ये नौबत आ गई, ऐसा उसको मारा कि बेत उसकी जाके पिता की आंख पे लगी और वो बच्चा अब एक आंख से अंधा हो चुका, जवान लड़का, एक आंख उसकी चली। अनुशासन हो गया, बच्चा अनुशासित हो गया। मतलब आप यकीन मानिए सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए केस में, मेरा गला रुझ रहा है ये केस लिटरली। मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो मेरी आंखें भी नम हो रही हैं। मतलब लिटरली आई वाज इन टीयर्स जब मेरे पास ये केस आया। और वो इतना अच्छा लड़का, इतना जवान सुंदर सुशील लड़का, लेकिन एक आंख वो गंवा बैठा है। और आज की तारीख में उसके पिता के लिए उसके मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत है, वो कहता है मैं अपने बाप को देखना नहीं चाहता। माता पिता क्या चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, सही रहे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे, अच्छा इंसान बने, है ना, यही तो चाह रहा था। लेकिन किस तरीके से चाह रहे थे भैया, आप किस तरीके से चाह रहे थे? मार के, पीट के, डांट के, डपट के, कभी प्यार से जो बोला, फिर काउंसलिंग हुई, केस हुआ, सामने आई बातें। कभी आपने बच्चे से बैठ के बात करी? नहीं मैडम, मेरा काम ऐसा है, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है लड़के के लिए। तो किसके लिए कमा रहे हैं? रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपया किसके लिए कमा रहे हैं? अब अपने अंधे बच्चे के लिए कमाओ, उसका इलाज कराओ। माफ करिए अगर मैं इस तरीके की टोन और लैंग्वेज यूज करूं, बिकॉज़ आई हैव टू यूज इट। ये होता है। माँ से पूछा तो माँ भी ठीक है, बहुत अच्छी है, टीचर है, मगर शी इज वेरी हाई फाई, किटियां, पार्टीज। आप फेसबुक पे उनकी अलग अलग तरीके की आप फोटोज देख लीजिए, व्हाट्सएप पे उनको हर समय देख लीजिए। बच्चे के लिए टाइम नहीं है। खाना बनवा दिया मुझसे, उसकी सारी अरेंजमेंट कर दी, उसकी पार्टीज हो रही है, घर में अरेंजमेंट कर दिया, मगर बच्चे के साथ बैठने के लिए समय नहीं है। बता बेटा क्या चल रहा है तेरे जीवन में? अगर कुछ गलत राह कर रहा है, कुछ गलत राह पे चल रहा है, तो बैठ के प्यार से पूछने के लिए समय नहीं है कि बेटा ऐसा मत कर बच्चे। डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब आप फियर, डर और मार से आप बच्चे को सुधार लें, ये कभी नहीं होने वाला है। आप सब यहाँ पर अपने मन में टटोल के देख लो, आप बच्चे को जितना मारते हो उतना रिबेलियस हो जाता है यार, वो इतना उज्जट और उतना बड़ा मुंह निकला। बच्चे को अगर अनुशासन में लाना है, जरूरत किस चीज की है? उसको प्यार और उसको इज्जत देने की। ये दो वर्ड आज आप अपनी जेब में रख के चले जाओ। मैडम लोग पर्स में रख लो और भाई लोग आप जेब में रख लो। गार्ड मानो, प्यार और इज्जत, love and respect, the only remedy, the only medicine for your children to become good humans. मैं सर आपसे पूछूं, आप जीवन में क्या चाहते हैं? प्यार, जो भी मिले, आपके परिवार वाले आपको प्यार दें, आपके बाहर जो आप जिस प्रोफेशन में हो, आपके लोग आपसे प्यार से, इज्जत से बात करें, तो हम अपने बच्चे से क्यों नहीं ये सोच सकते कि हमारा बच्चा भी तो वही चाहता है? वो आपका बच्चा होने से पहले उसका एक अपना वजूद है, हम क्यों भूल जाते हैं? उसका अपना एक अस्तित्व है। जिस घड़ी वो इस दुनिया में आ गया, पैदा हो गया, उसका एक अस्तित्व है। उसको इज्जत देना आपकी जिम्मेदारी है। वो आपका बच्चा बाद में है, पहले एक इंसान है, एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है। उस एग्जिस्टेंस को, उस अस्तित्व को आपको इज्जत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर। ये तो ईश्वर ने आपको जो है माता पिता बना के भेजा है, इसलिए कि उस बच्चे की इज्जत करो। तो दो शब्द या दो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड ये है कि आज से आप अपने बच्चे को इंतहा मोहब्बत दीजिए, इंतहा उसको जो है रिस्पेक्ट दीजिए, आदर दीजिए। अब क्या इसका क्या मतलब? अब मैडम कितना प्यार दे दें, बच्चा तो बिगड़ जाएगा ना प्यार में। सवाल पे सवाल है और सारे सवाल जानेंगे। इज्जत देंगे, अरे मैडम यहाँ चढ़ जाएगा, नाचेगा हमारे सिर पे, उसको इज्जत दे देंगे। वो कहेगा पापा मैं तो जा रहा हूँ पिक्चर देखने, आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं कह दूँ हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, हमको मैडम ने कहा इज्जत दो, तुम्हारी बात की इज्जत दो, जाओ पिक्चर देखो। ये मतलब नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। We are basically confused parents. हम पेरेंट्स होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या करें, ये करें, क्या करें? Don't get confused. आपका बच्चा आकर कहता है
कि पापा आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं, सपोज एक एग्जाम्पल, ठीक है, आज पापा स्कूल जाने का आज बिल्कुल मन नहीं, आज घर में रहते हैं। अभी क्या है, एग्जाम्पल है, आम एग्जाम्पल है, अभी क्या है, पापा बोलेंगे खबरदार जो घर में रहने की बात करिए, एक ही दिन मिस हो जाता है तो सारे जो है तुम्हारे घर में तुमको होमवर्क लाके करना पड़ता है और ये है फलाना है ठिकाना है व्हाटएवर, एंड यू स्टार्ट शाउटिंग एट द चाइल्ड। आप चिल्लाने लगते हैं, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, बच्चा सुबह सुबह आके खड़ा हो गया आपके आगे तो कहता मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब लगे वैसा वैसी घर में कलेश हो गया, माँ जो है वहाँ चिल्ला रही है, पापा वहाँ चिल्ला रहे हैं, लड़का वहाँ चिल्ला रहा है। अभी क्या हुआ, क्या होता है, बच्चा स्कूल जाएगा, डर के मारे चला जाएगा, सपोज क्या स्कूल पहुँचेगा, पहुँच भी जाएगा, क्या होगा, शायद ऐसे भी केसेस होते हैं गेट से जैसे पिताजी चले जाएंगे या जैसे ही बस टेम्पो छोड़ के चला जाएगा वो उल्टे पाँव कहीं और निकल जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे में करना क्या है कि जब बच्चा आपसे आकर कहे, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इस तरीके के तमाम एग्जांपल जब आप घर में देखो, जब आपका बच्चा आके कहे कि पापा आज मन नहीं है स्कूल जाने का, आपको क्या कहना चाहिए। आप ऑफिस जाने को तैयार हो लेकिन आप 2 मिनट अपने बच्चे को दे सकते हो, जिसके लिए आप जा रहे हो ऑफिस, बच्चे के लिए जा रहे हो ना, कमाने जा रहे हो ना, आप 2 मिनट बच्चे को दे दो, पास में बैठ जाओ, बेटा बैठ, क्यों नहीं जाने का मन है बच्चा स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाने का मन है, अरे पापा आज बिल्कुल मन नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा अपना रीजन देना शुरू करे। ऐसा होता है ना स्कूल में, जब ऐसा कभी कभी होता है टीचर्स नहीं आ रही हैं, ये एग्जाम टाइम चल रहा है, बच्चे की क्लासेस में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो बच्चा बोर हो जाता है स्कूल, तो कहता है पापा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं है ना। तब आप क्या बोलोगे, अच्छा कोई क्लास नहीं होता है, हाँ पापा केमिस्ट्री की क्लास होती है, कभी कभी टीचर आती है कुछ बता देती है और फिर हम लोग को जो है फील्ड में भेज दिया जाता है। आप कन्वर्सेशन समझ रहे हैं, ऐसे ही तो कन्वर्सेशन होता है मैडम, ऐसे ही तो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन आपने जब बच्चे को डांट लिया, आपने क्या किया, वहीं पे कम्युनिकेशन क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं खत्म कर दिया। आपने तो उसको मौका ही नहीं दिया ना अपनी बात कहने का। अब क्या है, जब ये वाली कंडीशन हो रही है कि जब पिता और बच्चा आमने सामने बैठे हैं, आप उससे रीजन पूछ रहे हैं, बातों बातों से क्या हो रहा है, जब बच्चा अपनी मन की बात बता रहा है उससे क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि कि स्कूल में सही में आजकल पढ़ाई नहीं चल रही है, या बच्चा क्या कह रहा है, कितना सिंसियरली वो बात को कह रहा है, आपको समझ में आएगा ना। जब आप एक्सपीरियंस हैं, आप बच्चे से कितने बड़े हैं, आपको समझ में आएगा, आपको महसूस होगा कि अच्छा देखो ये हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बच्चे को क्या समझाओगे, अच्छा बेटा तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, मगर घर में भी तुम पढ़ाई करना, फिर घर में टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, है तुम ये अपना टाइम टेबल बना लो आज के दिन का, ऐसे पढ़ो, और घर में हो तो अपना एंजॉयमेंट भी कर लो, एंटरटेनमेंट भी कर लो और पढ़ो भी। फिर शाम को मैं जब आऊँगा तो वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस कि आज तुमने क्या किया। एक दोस्ताना बात हुई कि नहीं हुई सर, ये बताइए, हुई दोस्ताना बात हुई। ये बात कब नहीं होती, जब आपने सीधे उसको डंडे की नोक पे कह दिया होता नहीं तुमको स्कूल नहीं जाना। कहने का तात्पर्य ये, अपने बच्चे को इज्जत दीजिए, उसकी बात को इज्जत दीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और वो कब होगा, जब आप सुनने की आदत डालें। अब देखिए सर यही बात है, पेरेंटिंग इज बेसिकली, पेरेंटिंग जो है ना सर एक स्किल है। हम लोग सब लोग स्कूल में पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है, फिर हमने फिजिकल ट्रेनिंग भी ले ली, योगा शोगा भी किया होगा घर में, पीटी भी करी होगी, उसके बाद जब आप कॉलेज में निकले आपने एमबीए की ट्रेनिंग करी, या आपने किसी स्किल को अपने पैदा किया, है ना। पेरेंटिंग की स्किल मिलती है आपको, हम अचानक एक दिन माँ बाप बन जाते हैं, वाह वाह बच्चा पैदा हो गया हम माँ बाप हो गए, और हम ये सोचने लगते हैं अरे हम माँ बाप हो गए, अरे हमको तो पता है माँ बाप बनना क्या होता है। बट माफ करिए, आज के ज़माने में माँ बाप तो बन जाओ, लेकिन माँ बाप बनते कैसे हैं, माँ बाप होना किसको कहा जाता है, और अपने बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, ये पेरेंट एजुकेशन कहलाता है। एंड दिस इज, आप देखिए विदेशों में जब माँ कंसीव कर लेती है, जब माँ बनने वाली होती है एक औरत, तो उसके बाद काउंसलिंग होती है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, पेरेंटल काउंसलिंग, जहाँ पे जब माँ बाप जब नए नए अभी बनने जा रहे होते हैं
तो फिर माँ बाप को बुलाया जाता है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, माँ को समझाया जाता है कि भाई आप इस तरीके के प्रोग्राम्स मत देखिए, इस तरीके का लिटरेचर मत पढ़िए, गीता पढ़िए, फलाना ठिकाना व्हाटएवर। क्यों कहा जाता है हमारे समाज में, क्यों कहा जाता है? जब माँ बनने वाली होती है औरत तो भाई तुम ये पढ़ो, अच्छा मटीरियल देखो। लेकिन आजकल की माँ क्या, आप देखिए बच्चा पैदा होता है, बड़ा एंशियस पैदा होता है, वो घबराया सा, परेशान सा, वो पैदा कैसे होता है? क्यों? क्योंकि माँ ने अभी डिलीवरी से पहले ही सीरियल देखा था, क्रिमिनल, वो क्राइम पेट्रोल देखते ही डिलीवरी के लिए चली गई। अब बच्चे का दिमाग वैसे ही पैदा हो गया। सर आप हंस नहीं रहे। I want to see everyone smiling. अब हंस गए। हंसने में सर बड़ा मजा है, और जब आप हंसते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है, चेहरे में स्माइल रखने के लिए। क्या है, दुख दर्द तो हर की जिंदगी में है सर, क्या करेंगे, ये लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तकलीफें तो सबकी लाइफ है, मगर स्माइल करिए। स्माइल करने से आप भी खुश होते हैं, आपका मन खुश होता है, आप अपने अगर कोई आगे को आप अच्छा महसूस कराते हैं। और खास करके अगर आप अपने घर में अपने बच्चे के आगे बौड़म सा मुंह लेके बैठे रहेंगे हमेशा, तो बच्चा तो आपके पास कभी नहीं आएगा, बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा। मगर यही अगर एक प्यारी सी स्माइल देके, मेरे ख्याल से मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट बैठे हैं सर, मैंने आपको बताया होगा, खड़े हो जाओ बेटा। शी इज दुर्गा, बीएड कर चुकी हैं ये, एंड नाम अनुपमा, दे आर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटेलिजेंट। तो बैठो बेटा। अब आप सोचिए, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये स्टूडेंट्स हैं, अभी पेरेंट नहीं हुए हैं, मगर सुबह इनका फोन आया कि मैडम हम आपकी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम लोग क्यों करोगे, वो पेरेंट्स के लिए है, ये भी तो पेरेंट होंगे ना, और पेरेंट्स से पहले ये टीचर बने, और जब टीचर बनते हैं तो हमें बच्चों को हैंडल करना है। एक टीचर भी एक माँ है। जैसे आप घर में एक बच्चे को हैंडल कर रहे हो, ये क्लास में जो है मेरे ख्याल से 20, 25, 30 बच्चों को हैंडल करना है। तो जैसे एक बच्चे को हैंडल करना है, वैसे 30 बच्चों को हैंडल करना है। मैं राइट मैडम? आप एक ही डंडे से हर बच्चे को नहीं हाँक सकते हो। अगर 4 बच्चे आगे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आपका काम सुन रहे हैं, बात को मान रहे हैं, और पीछे 2 बच्चे बेचारे उदास से बैठे हैं, बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम। नो, कोई तो दिक्कत है ना। उस दिक्कत तक पहुंचने के लिए टीचर को सक्षम होना चाहिए। हाँ भाई ये दिक्कत है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। फिर टीचर जो है वो पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगी, तो पता चलता है घर में पिताजी कभी स्माइलें नहीं करते, तो बच्चा कहाँ से क्लास में स्माइल करेगा। सर आप बुरा तो नहीं मान रहे हमारी बात? देखिए कितनी बढ़िया स्माइल है, वाह क्या बिना का स्माइल है, बिना का स्माइल है सर, देखो स्माइल। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि पेरेंट्स जो ज़रूरत है कि हम बच्चे को इज्जत दें और हमारे अंदर लिसनिंग पावर डेवलप। आप देखिए वाइफ को हमेशा शिकायत रहती होगी, अजी आप हमारी सुनते नहीं, कभी सुनते नहीं, हम जो कहना चाहते हैं वो समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, अक्सर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुनते नहीं हैं, इसीलिए शिकायत है। और सुनने का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम सुन रहे हैं, काम सुन रहे हैं, आवाज़ आपके कान पे पहुँच रही है, लेकिन आप समझकर कितना सुन रहे हो, उनकी बात को कितना महसूस कर पा रहे हो, ये शायद हमारे अंदर पावर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब वो कहते हैं आदत डालिए, आप शुरू कर दीजिए। घर में आपका बच्चा है, आप रोज का अभी शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट करिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए कि मुझे 5 मिनट लगकर बच्चे के साथ बैठकर आई कांटेक्ट करके उसकी बात को सुनना। मैं यहाँ पे हाथ क्यों रख रही हूँ? सुनना का मतलब सुनना नहीं, महसूस करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड इज टेलिंग यू, व्हाट चाइल्ड इज सेइंग। बच्चा आपका क्या कह रहा है, इसको सुनिए, अपने मन की आवाज से सुनिए, मन के कानों से सुनिए, चाहे वो माँ हो और चाहे वो पिता। 5 मिनट रोज का, डेली का आप देना शुरू करें। आप देखेंगे सर, आप देखेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ना हो ऐसा तो मेरा नाम मत रखिए। आप देखेंगे कितना ड्रास्टिक चेंज आप अपने बच्चे के बिहेवियर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सर स्माइल, ठीक है, बच्चे की बात को सुनो,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं, आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों समय में से कोई एक समय निकालिए, चाहे दिन का, प्रॉबेबली परिवारों में यही होता है कि रात को ये हो पाता है, जब सारे लोग परिवार के माता पिता बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाओ। एक साथ अगर खाना मान लो खा भी लिया है, पहले पिताजी बहुत देर से आ रहे हैं, बच्चे ने खा, कोई बात नहीं, मगर भले ही 10 मिनट जब आप घर आइए तो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ मिलकर बैठिए और सारे दिन की बात को सुनिए। 10 मिनट तो दे सकते हैं, 10 मिनट तो दे सकते हैं सर, 10 मिनट, जहाँ टीवी नहीं चल रही होगी, कुछ नहीं चल रहा होगा, केवल आई टू आई कांटेक्ट करके हस्बैंड वाइफ बैठिए, बात सुनिए, करिए, बच्चा बोले सुनो, कंधे पे चढ़े उसको और चढ़ाओ और प्यार करो, उसको हक करिए। आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने लास्ट अपने बच्चे को हक किया होगा, एकदम अपने गले से छाती से लगाया होगा? अच्छा, माएँ तो हैं, पिताजी कहाँ गए? आपने सर कब लगाया? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 6 साल का है, क्लास 1 में है। कब लगाया बच्चे को? ईमानदारी से बताइए। आज सुबह 5 दिन बाद वापस आना ही। तालियां, तालियां। आज सुबह 5 दिन के बाद वापस आए तो गले लगाया। अपना स्वाद, अपना स्वाद, है ना? रोज नहीं लगाते। नहीं, रोज लगाते। एक बार एक जंगल से एक आदमी गुजर रहा था, तो बड़ा घना जंगल था, गुजर रहा था, उसने देखा एक पेड़ से एक बड़ा सा हाथी जो है वो बंधा हुआ, शायद सुने होगा। एक बड़ा सा हाथी, बड़ा ह्यूज जायंट हाथी जो है वो एक चेन से पेड़ से बंधा। वो थोड़ी देर रुका और ध्यान से देखा, उसने कहा इतना बड़ा हाथी और इतनी छोटी सी पतली सी चेन से वो इस पेड़ से बंधा हुआ, ये तो कभी भी इस चेन को तोड़ के जा सकता है, ये क्यों नहीं भाग रहा? व्हाट इज द रीजन? उसने महावत को ढूंढना शुरू किया, भाई हाथी बंधा था कहीं ना कहीं वो होगा। उसने दूर देखा कि पेड़ के नीचे वो सुस्ता रहा है हाथी। महावत गया, उससे पूछा कि भाई ये इतना बड़ा हाथी है और इतनी पतली सी चेन से तुमने बांधा हुआ है, ये तो चेन तोड़ के कभी भी जा सकता है। तो वो कहता है नहीं साहब, चिंता न करो, ये कभी नहीं भागेगा। कहता क्यों भाई? कहता है जब ये हाथी छोटा रही तो इसी चेन से हम इसे बांधे रही, मगर तब ये छोटा था तो वो चेन उसके लिए बड़ी थी, भारी थी, मजबूत थी, वो उसको तोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको आदत पड़ गई, वो समझ गया कि मैं भाग नहीं सकता। अब उसको अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, वो नहीं भाग सकता। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब के साथ ये कहीं ना कहीं होता है। हमारे दिमाग में वो सारी बातें, वो सारी जितनी हमने बचपन में हमें माता पिता ने बताई है, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम क्या करोगे, वो सब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बैठी हुई है, घर की हुई है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है जिन्होंने हिलाया हुआ है, हमारे 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 आत्मसम्मान को जिन बातों ने हिलाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऐसी गहरी बैठी हुई है कि वो अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली अपने बच्चों को देते रहते हैं। ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को एहसास करें, महसूस करें। इसीलिए देखिए, जय कृष्णमूर्ति जी का नाम मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है। अ वेरी बिग फिलोसोफर, रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट, और उनका ये कहना था कि अगर पेरेंटिंग, उन्होंने पेरेंटिंग पर भी बात करी है और उन्होंने कहा कि एक अच्छी पेरेंटिंग तभी हो सकती है जब हम पेरेंट्स पहले अपने ऊपर काम करें। ज़रूरत है पहले हम अपने को समझें, अपने ऊपर काम करें। हमारे खुद के अंदर इतनी उलझने हैं, इतनी हमारे अंदर शिकायतें हैं अपने को लेके, हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना हिला हुआ है, हमारा आत्मसम्मान इतना हिला हुआ है, हम अपने को इज्जत नहीं देते, हम अपने को प्यार नहीं देते, तो हम अपने बच्चे को कहाँ से इज्जत देंगे, अपने बच्चे को कहाँ से प्यार देंगे? इसी सीक्वेंस में एक बहुत सुंदर कहानी और आपको सुनाते हैं, शायद आपको कुछ मैसेज पहुँच जाए। आप बोर तो नहीं हो रहे? आर यू श्योर? कितना टाइम? कैसे और हाँ, कहानी बहुत मस्त कहानी, दो दोस्तों की कहानी। एक 10 साल का बच्चा लड़का और एक 6 साल का लड़का। इमेजिन कर लीजिए, 10 साल का लड़का और एक 6 साल का लड़का। 10 साल का लड़का थोड़ा मजबूत था, बॉडी में बड़ा था, अच्छा था। दोनों बड़े गहरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, गांव के रहने वाले, गांव के रहने वाले, और दोनों साथ में उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, सब बहुत ही अच्छे गहरे घनिष्ठ मित्र। एक बार भरी दोपहरी में गांव में वो अपना टहलने निकल गए। भरी दोपहरी, गर्मियों का मौसम,
दोपहर में निकले और चलते चलते बातें करते करते उनको एहसास भी नहीं हुआ, दूर भी कहीं सुनसान जगह में निकल आए। अब भरी दोपहरी गर्मी, कोई नहीं, शाय शाय लू चल रही। गांव के बीच में जहाँ पहुंचे थे एक बड़ा गहरा कुआं था। अब बच्चे जब वहां तक पहुंचे तो इतने बातों में मस्त थे कि जो बड़ा लड़का था 10 साल का, उसका पैर जो है अटक गया, फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। अब गहरा कुआं पानी से भरा, वो गिरा और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ मुझे, मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। और जो छोटा वाला उसका दोस्त था, वो तो आप समझ सकते हैं, इतना हैरान, परेशान, एकदम दुखी हो गया। वो बार बार नीचे देखे, बार बार देखे, अरे कोई बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ, अरे तू चिंता न कर, मैं कुछ करता हूँ, इधर देखे उधर देखे। एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प। कोई दूर दूर तक आदमी नहीं था जो उस बच्चों की मदद कर सके। अब ये छोटा लड़का बड़ा परेशान, उसने कहा, और वो देख रहा है कि वो मेरा दोस्त डूब रहा है। उसकी नज़र एक बाल्टी में पड़ी, बाल्टी में बंधी रस्सी में पड़ी। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा चल मैं भी करके देखता हूँ। उसने बाल्टी ली और कुएं में डाल दिया और उसने अपने दोस्त से कहा, इसको पकड़ ले। कहता है कि तू क्या कर रहा है, किसी को बुला के क्यों नहीं लाता है, मैं डूब रहा हूँ। कहता है तू मैं जो कह रहा हूँ वो कर, इसको पकड़ ले। कहता है कि तू कैसे मेरे को निकालेगा, किसी को बुला। कहता है तू पकड़ ले, तू चिंता न कर, मैं तुझे निकालूंगा। उसने बच्चे ने उसको कस के बाल्टी को पकड़ लिया और 6 साल के लड़के ने, कमजोर बच्चे ने पूरी हिम्मत जुटाकर, पूरी मेहनत से लगा के दम, और उसने अपने दोस्त को बांध दिया। कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्त को बाहर निकाला, दोनों ने आपस में गले लगे, अरे तू बच गया, अरे तू बच गया, ये हो गया वो हो गया। बस वो कहानी से तरबतर और दोनों अपने घर की ओर निकल गए। और रास्ते में क्या बात कर रहे हैं, यार आज तो बड़ी मार पड़ने वाली है, माँ बाप ने हमारे जो है जान से मार डालना है, कहाँ चले गए थे और ये हाल देखेंगे और ये है और वो है करके बेचारे बड़ा परेशान। गाँव आए, देखा तो बड़ी देर हो चुकी थी। माँ बाप के साथ साथ सारे गांव वाले जो है बाहर इकट्ठे हो चुके थे कि बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए। अब माँ बाप ने लगाई दौड़ लगती, इसके माँ बाप ने इसको, उसके माँ बाप ने ये सारे कहाँ चले गए तुम, ये है वो है, हम लोग परेशान हैरान। तो अब पूछा कहाँ थे, बताओ क्या कर रहे थे। तो छोटे बच्चे ने सारी राम कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे हो गया था, वो कुएं में कूद गया था, मैंने उसे बचाया, निकाला। तो झूठ बोल रहा है, सच सच बता तूने क्या किया, तू और इसे बचाएगा है, इतने गहरे, क्योंकि सब जानते थे उस कुएं को, इतने गहरे कुएं से तू उसे बचाएगा, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बचाया है। नहीं, इसको वहां ले चलो। तो गांव के एक बुजुर्ग थे जिसको सब लोग चाचा कहते थे, उन्होंने कहा इसके पास, उनके पास ले चलते हैं, यही इनका जो है न्याय करेंगे और बताएंगे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। लेके गए। अब बड़ी देर से वो चाचा जो थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, वो बड़ी देर से बच्चों की बात सुन रहे थे। माँ बाप गए, उन्होंने कहा बताइए, ये देखिए न्याय करिए, ये झूठ बोल रहा है, पूछिए कहाँ गया था। कहता है जब इतनी देर से बच्चे बता रहे हैं अपनी बात, तो आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। कहते कैसे विश्वास कर ले, ये कैसे कर सकता है ऐसा काम, कुएं से बच्चे को निकाल लेगा। कहते बात ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया ये जरूरी नहीं है, इस बच्चे ने ये काम क्यों किया, कैसे किया, ये जरूरी है। और ये काम ये बच्चा इसलिए कर पाया क्योंकि उस वक्त दूर दूर तक उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी नीड टू गिव आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों को ये आत्मविश्वास देना है कि मेरा बच्चा तू हर काम कर सकता है। हमें अपने बच्चे को समय समय पर उसको ये नहीं दिखाना है, उसको ये नहीं जताना है कि तुम छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम अभी बच्चे हो, तुमको समझ लेंगे, ऐसा नहीं कहना। हमें अपने बच्चों पे विश्वास करना है, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उनको इज्जत देनी है। अगर आपकी कोई चर्चा चल रही है और बच्चा आके अपनी बात कहता है तो उसको धुतकारिए नहीं, तुमको क्या समझ है, चुप रहो, तुम बाहर जाओ। आपने उसको बेइज्जत कर दिया, उसके अस्तित्व को चूर चूर कर दिया। आप उसको कह सकते हैं हाँ बेटा तुम भी बताओ क्या हो सकता है इसमें, पूछते हैं आप बताओ बेटा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और जब बच्चे ने कोई अपनी सलाह दी तो आप उसको कहिए वाह क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी सलाह दी। मगर आप जानते हैं कि बच्चे ने जो सलाह दी है वो प्रैक्टिकल रूप में, स्वाभाविक रूप में पॉसिबल नहीं है, आप जान रहे हो। मगर धुतकारने के बजाय आप क्या कह सकते हो, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छी बात कही, मगर इसको हम लोग तब करेंगे, अभी हम लोग अगर ऐसे करें तब। अब आप क्या करा आपने बच्चों के कम्युनिकेशन के लिए आपने रास्ता खोल दिया, एक्सेप्टेंस के लिए रास्ता खोल दिया। बच्चा क्या सोचेगा, मेरी बात को इज्जत मिली, तो अब मुझे भी अपने माँ बाप की बात को इज्जत। रिश्ते ऐसे ही चलते, आप हमें इज्जत देंगे,
आप अपनी पत्नी को इज्जत देंगे तो पत्नी से इज्जत पाएंगे, आप अपने पति को इज्जत देंगे तो पति से इज्जत पाएंगे, बच्चे को इज्जत देंगे तो बच्चे से इज्जत पाएंगे। यही पेरेंटिंग है और यही पेरेंटिंग का सार है, ये सार है। मगर इसमें अभी बहुत डीप लेवल तक जाने की आवश्यकता है। और उस डीप लेवल में कहाँ जाना है? मतलब एक अच्छा माँ और माता और पिता बनने के लिए पहले क्या जरूरी है? हम एक अच्छे, आप अच्छे इंसान हैं, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम बुरे इंसान हैं, कहने का तात्पर्य हमारे अंदर जो कमियां हैं, अगर हम एक अच्छे लिसनर नहीं हैं, अगर हम वक्ता अच्छे नहीं हैं, बोल नहीं पाते, हम कोई बात कहते हैं हमारा बच्चा समझ नहीं पाता है, आपने कुछ कहा तो बच्चा कुछ और करके आ गया और आप कहते तुमको मेरी सारी बात नहीं समझ में आती है, तो सही में आप अच्छी बात नहीं कर रहे हो भाई, सही में बात आपकी नहीं समझ में आ रही तो बच्चा कैसे समझेगा आपकी बात? दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। आप खुद इमेजिन करो, बाहर जब आप अपने काम में होते हो, अगर लोग आप लोगों से बात करते हो और लोगों को बार बार कहना पड़ता है क्या कहा, जरा फिर से समझा दीजिए, इसका मतलब क्या है? आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। जब अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो तो आपका बच्चा आपकी बात कैसे समझेगा? तो जरूरी है कि पहले हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने आप को एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा श्रोता बनाएं, है ना? एक अच्छा इंसान, जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर डाउट्स हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो पहले हम उनको ठीक करें और तब हम अपने बच्चे को हम वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, उस लेवल तक। तो आई थिंक कि जो भी टिप्स थी, ज़रूरी चीज़ें, अगर और किसी बात पे आप, तो ये सारी बातें मुझे आज ये करनी थी आप लोगों के साथ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतने पेशेंस से, धैर्यपूर्वक हमारी कुछ अनकही बातों को सुना आपने, और अगर कोई बात हमारी आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा भी मैं चाहूँगी आपसे। लेकिन मेरा बस आपसे निवेदन ये है कि एक अच्छा माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम सबको समझना है और अपने आप को उस लेवल तक लाना है कि जहाँ हम अपने बच्चे को ना केवल एक अच्छी शिक्षा दें, बल्कि उसको एक अच्छा इंसान बनाएं। वो पहुँच तो जाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना होगा वो सब उसके कर्मों का है, वो अपने कर्म लेकर आया है और जहाँ उसे पहुँचना है वो पहुँच जाएगा। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना ये हमारे टीचर्स और हम माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो उस लेवल तक शायद उनको पहुँचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। Learn from it and will also follow. Parents, please note, ma'am will be available in the office. So in case you have any queries or you want to discuss something, you will meet her there. One by one. One by one. If you have to ask. Minutes से ज़्यादा time ही parents को Please see office. एक मिनट, कैरियर के बारे में उससे डिस्कस करना चाहिए। किस एज से? किस एज से? देखिए, जनरली होता क्या है हमारे समाज में, बच्चा जब अभी पैदा भी नहीं होता है तो उसका स्कूल पहले से डिसाइड कर देते हैं, एडमिशन डिमांड करा देते हैं, फीस भी जमा हो जाता है, फिर बच्चा पैदा नहीं होता तो पहले से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगती है। और बच्चा जब अभी स्कूल जाने शुरू करता है तो उसके बाद उसके करियर की चिंता हो जाती है, फिर बच्चा आगे क्या करेगा। माता पिता की चिंता बहुत स्वाभाविक है, मगर बच्चा जब तक 9th और 10th में प्रॉपरली ना पहुंच जाए, 9th कम से कम, 8th के बाद, सेकेंडरी लेवल के बाद, तब उसके बाद जो है उसका करियर या उसका स्ट्रीम या उसका सब्जेक्ट हमें डिसाइड करना चाहिए। उससे पहले हमें बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना चाहिए, बच्चे पे भी प्रेशर नहीं देना चाहिए और अपने ऊपर भी प्रेशर नहीं रखना चाहिए। हाय हमारा बच्चा क्या करेगा, हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, हमारा बच्चा क्या बनेगा, इस तरीके की एंजाइटी और घबराहट अपने अंदर आपको नहीं रखना चाहिए। मैं कैसे खड़ी हुई पीछे तरफ, ठीक है सर? 8th क्लास के बाद, आफ्टर सेकेंडरी, अगर उसका कुछ पहले से ड्रीम होता है तो उस पर डिस्कशन करना चाहिए, नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करिए। अगर बच्चा आपको आंसर बताइए, प्लीज बताइए। कि बच्चों में एक विजन डालना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए कि आज जो आप पढ़ रहे हैं, जो आज मेहनत करेंगे, इसकी क्या रिजल्ट है। जैसे हम कोई भी काम करें तो उसका अंजाम, उसके रिजल्ट को हमें मालूम होना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट है। एक बच्चे को अगर ये मालूम है कि वो मेहनत से पढ़ रहा है तो इस मेहनत से पढ़ने के बाद उसके क्या रिजल्ट आएंगे, वो अगर उसको आज दिख जाएगा तो वो बहुत सिंसियर हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेगा।
जैसे किसी बच्चे के अंदर अगर ये उसका एक उसको इंटरेस्ट हो कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है या हमें टीचर बनना है, तो वो फिर रोज़ सोचेगा कि मैं जब टीचर बन जाऊँगा या डॉक्टर बन जाऊँगा तो कैसा लगूँगा, कैसे समाज में लोग हमें इज्जत देंगे, कैसे हमारे साथ हमारी वैल्यू होगी। क्योंकि इंसान जो है अपनी इम्पोर्टेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हर इंसान। तो इसलिए जो है उनमें एक विजन डालना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उनको बनाना है तो उनमें विजन डालना, वो दूर तक देख पाए, वो ये समझ पाए कि ये हम कर रहे हैं, इसके परिणाम क्या है, इसके रिजल्ट क्या है। तो इसलिए कोई अगर किसी बच्चे को पहले से कोई ड्रीम है तो उसको तो और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छा कहा सर जी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार बच्चों में छोटेपन से दिखने लग जाता है कि कोई टीचिंग में इंटरेस्टेड है, झूठ मूठ के बच्चे बिठा के पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या डॉक्टर की किसी चीज़ में रुचि आ रही है, तो या कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो है टीवी में बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक वाला कोई चैनल देख रहा है, उसको इन सब चीज़ों में सवाल बहुत ज़्यादा करता है कि ये तारे हैं तो चांद है तो क्यों है तो ये है, इस तरीके का। तो हम लोग अक्सर जो है पेरेंट्स इन बातों को स्नैप कर देते हैं, उनको हम आगे तवज्जो नहीं देते उनकी बातों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीज़ें जो है सवाल आगे चल के बच्चों का करियर डिसाइड करेंगी कि उनमें किसमें इंटरेस्ट होगा। दूसरी बात, हम लोग पेरेंट्स के दिमाग में जो ज़रूरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोगों के पेरेंट्स के दिमाग में कुछ बंधी हुई चीज़ें हैं। मेडिकल, या तो मेडिकल फील्ड में जाएगा या इंजीनियर बनेगा, है ना, या जर्नलिस्ट बन जाएगा। मगर आज करियर की इतनी सारी ऑप्शंस हैं, और ये भी कहा जाता है बच्चा साइंस ही ले, बच्चा कॉमर्स ही ले, और आज सारे बच्चों को हलवा समझा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम आर्ट्स के हैं, हम अब तो अपनी ह्यूमैनिटीज़ को बहुत इज्जत देते हैं। आज जो ह्यूमैनिटीज़, जो आर्ट्स की फील्ड में जितने करियर हैं, शायद साइंस और कॉमर्स की फील्ड में इतने करियर नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको समझने की कोशिश करिए, और जब बच्चा क्लास 8वीं और 9वीं कक्षा में आ जाए तब यू कैन गो फॉर, आजकल अच्छे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, करियर काउंसलिंग है, आप वो करवा सकते हैं। उससे बच्चों का समझ में आता है कि बच्चे का रुझान किस तरह है। दूसरी बात, ये एक बात जो छूट रही थी ज़रूरी, वो ये है, कृपया करके आपसे माता पिता से मेरी सबसे निवेदन है, बच्चों के मार्क्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए कि तुमको जो है 98% ही लाना है, और तुम्हारे जो अगर दोस्त जो है जो तुम्हारा बगल वाला जो बैठता है वो 98% आया, तुम्हारा 97% आया, तो तुम्हारा 98 का नहीं आया, तुम्हारा 99 का नहीं आया। इस तरीके की प्लीज़ प्रेशर बच्चों पे मत डालें। इस पर एक जोक है, अगर सर की इजाज़त हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार एक बच्चा क्लास में मतलब रिजल्ट आया, और पिता ने पूछा कि भाई क्या आया तुम्हारा रिजल्ट, पास हो गए? तो कहता है कि वो जो डॉक्टर का बेटा है वो फेल हो गया। तो कहता है मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है? कहता है पापा वो जो इंजीनियर के लड़का है ना वो भी फेल हो गया। अबे मैं पूछ रहा हूँ तेरा रिजल्ट क्या है? तो कहता है कि पापा वो जो है ना, वो एक अंकल है जो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, उनका बेटा भी फेल हो गया है। अब इतना इरिटेट कर दिया पिता को, उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ तेरा रिजल्ट क्या है? जब डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, इंजीनियर का बेटा फेल हो गया, आप कौन सी टॉप चीज हो जो ना आपका बेटा पास हो जाए? ठीक है, तो जरूरत इसकी है। ये तो क्या आउट ऑफ द वे जस्ट आपको थोड़ा सा लाइटर मोड में लाने के लिए, बट प्लीज मेरा निवेदन है, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड चल चुका है कि आप बच्चे को इतना हम लोग प्रेशर देते हैं कि तुम्हें अगर वहाँ एडमिशन लेना है, और IIM में एडमिशन लेना है, IIT में लेना है, या दिल्ली के इस बड़े कॉलेज में लेना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। देखिए बच्चे को आप मोटिवेट करिए, उसको इंस्पायर करिए, एक अच्छा माहौल दीजिए, अच्छी गाइडेंस दीजिए, बच्चा अपने आप परसेंटेज ले आएगा उसको जहाँ जाना है। आप प्रेशर दे दे के बच्चे को इतना ज़्यादा उसको डाउन और डिमोरलाइज कर देते हैं कि बच्चा जो है अगर 95% नहीं आया, आपने 95 का, बच्चा 94 लाया, तो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके पास फिर आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा या आत्महत्या करने पर उतार जाएगा। तो वी शुड नॉट एट ऑल प्रेशराइज द स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग मार्क्स। अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा इंसान बने, दैट इज द मेजर। एनी क्वेश्चन सर? आप टैलेंट ढूंढो, आप उनकी योग्यता को देखो, आप मार्क्स नहीं, उनकी रिक्रूटमेंट होते हैं जो पॉलिसीज है कॉर्पोरेट की वो चेंज हो गई।
पहले वो मार्क्स भी डाके हो जाता था, अब कुछ चेंज हो गया। आप वो मार्क्स नहीं देखते हैं, मार्क्स को नहीं देखते। आप वो ये नहीं देखते आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज वो सब जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। वो ये देखते हैं आप में इमोशनल क्वोशेंट कितना है, व्हाट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लड़ाकू तो नहीं हो, टीम में काम करने वाले हो कि नहीं हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, वो ये जांचते हैं। और इंटरव्यू के लिए जब आपके बच्चे जाते हैं तो पैनल होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम उनसे भी आप बात करें, पूछिए। ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पूरा एक पैनल होता है जहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक भी बैठा रहता है। वो ये नहीं देखता है, वो ये देख रहा होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को कितना अच्छे से कैरी कर रहे हो, है ना, आपके अंदर जो है एंगर लेवल कितना है, आप बात को कितना टॉलरेट कर पाते हो। आपको पैनल में किसी ने कुछ कह दिया तो आप लगे उनसे लड़ने के लिए, तो ये चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है। इसलिए IQ लेवल पे इतना जोर ना देके बच्चे को अंदर लाइफ स्किल्स पैदा करने की आप लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी, जीवन कौशल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर फिर एक चर्चा कभी हो जाएगी। देयर आर इमेंस टॉपिक, ये तो एक इतना बड़ा एरिया है।